वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रायंगल में। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 10 उपनिवेशवाद और देहात के सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले 5 अंक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन किया है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक करके सभी प्रश्नों का हम लोग सब्जेक्टिव रूप से आंसर देखेंगे। तो आइए पहले प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त क्या है? अस्थाई बंदोबस्त क्या है, इसके लाभ तथा दोष की चर्चा करें। दूसरा प्रश्न है, ग्रामीण बंगाल के क्षेत्र में जोतदार एक ताकतवर हस्ती के रूप में किस प्रकार उभरे? अगला प्रश्न है हमारा, जमींदारों ने नीलामी से बचने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिका के गृह युद्ध का भारत के किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? अगला प्रश्न है, दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्यों क्रोधित हो गए थे? अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, या फिर संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों कर दिया था? और हमारा अगला प्रश्न है, 5वीं रिपोर्ट क्या है? तो इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को लिखने का तरीका जानेंगे कि किस तरह से हम लोग इन प्रश्नों का सब्जेक्टिव स्वरूप बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, अस्थाई बंदोबस्त क्या है, इसके लाभ तथा दोष की चर्चा करें। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि अस्थाई बंदोबस्त क्या था। अस्थाई बंदोबस्त कृषि भूमि से राजस्व प्राप्त करने का एक तरीका था। अंग्रेज़ों ने जब हमारे भारत में साम्राज्य स्थापित कर लिया तो यहाँ पर कृषि का राजस्व प्राप्त करने के 3 तरीके को अपनाया, जिसमें एक था रैयतवाड़ी बंदोबस्त, एक था महालवाड़ी बंदोबस्त और एक हमारा था अस्थाई बंदोबस्त, जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में अस्थाई बंदोबस्त ना पूछकर इस्तमरारी बंदोबस्त पूछ लिया जाता है। तो इस्तमरारी बंदोबस्त भी अस्थाई बंदोबस्त ही था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त था क्या। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त अंग्रेज़ों ने क्या किया, किसानों से राजस्व वसूलने के लिए उसने जमींदारों को नियुक्त किया। जमींदार जिनके पास बहुत बड़ी राजस्व की ज़मीन होती थी और ये उन ज़मीनों से राजस्व वसूलते थे। इनके पास कई गांव या पूरा का पूरा ज़िला भी हुआ करता था। तो जमींदार का काम था किसानों से राजस्व वसूलना और किसको देना? अंग्रेज़ी सरकार को देना। अब यहाँ अस्थाई बंदोबस्त का क्या ताल्लुक़ है जमींदारों के साथ, वो हम लोग देखते हैं। अंग्रेज़ी सरकार ने क्या किया कि राजस्व की राशि को फिक्स कर दिया। मान कर चलिए कि 1 लाख रुपए की राशि है 1 वर्ष के लिए। मान कर चलते हैं हम लोग कि किसी जमींदार को 1 लाख रुपए की राशि फिक्स कर दिया और राशि के साथ साथ डेट भी फिक्स होता था। मान लीजिए कि 1 मार्च का डेट फिक्स कर दिया गया कि हर वर्ष आपको 1 मार्च के दिन 1 लाख रुपए की राशि अदा कर देनी है। तो यही था अस्थाई बंदोबस्त। अब जमींदार किसानों से 1 लाख रुपया वसूले या 2 लाख रुपया वसूले या कम वसूले, इससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब सरकार ने जो राशि निर्धारित कर दी वो जमींदार को देना है। अब जमींदार अपनी मर्जी से किसानों से जितना चाहे उतना वसूल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये थी कि जो निर्धारित तिथि थी
उस तिथि से देरी नहीं करनी थी। यदि उस तिथि में जमींदार राजस्व को नहीं चुका पाता है तो फिर उसकी ज़मीन को नीलाम कर दी जाती थी। तो यही है अस्थाई बंदोबस्त। अब हम लोग इसे सब्जेक्टिव रूप में लिखने के लिए देखते हैं कि किस तरीके से इसको लिखा जाएगा। तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए वही प्रश्न यहाँ पे फिर से रिपीट किया गया है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था क्या है, इसके लाभ तथा हानि की चर्चा करें। देखिए ब्रिटिश कंपनी ने 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया। देखिए अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू हुआ? 1793। किस क्षेत्र में लागू हुआ? बंगाल के क्षेत्र में लागू हुआ। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी द्वारा राजस्व की राशि निश्चित कर दी, यानी कंपनी ने टैक्स की जो रकम थी उसको फिक्स कर दिया जो जमींदारों को चुकानी होती थी। यानी सरकार किसानों से डायरेक्ट टैक्स नहीं लेता था, टैक्स सरकार को कौन चुकाता था? जमींदार। देखिए जमींदार किसानों से राजस्व लेकर कंपनी को देते थे, ठीक है। निर्धारित तिथि में यदि जमींदार राजस्व को चुकाने में असमर्थ होते थे तो उनकी ज़मीनें नीलाम कर दी जाती थी। इसी का चर्चा भी हम लोग कर रहे थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है इस पूरे व्यवस्था का कि यदि समय पर राजस्व की अदायगी नहीं होगी तो जमींदारों की ज़मीनें नीलाम कर दी जाएगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। देखिए अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के निम्न लाभ थे। हम लोग अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के कुछ लाभ भी देखेंगे और दोष भी देखेंगे। पहला पॉइंट, सरकार की आय निश्चित हो गई। जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि सरकार ने राजस्व की रकम को फिक्स कर दिया, टैक्स की राशि निर्धारित कर दी, इसलिए सरकार की आय भी क्या हो गई? फिक्स हो गई। अब उपज अधिक हो या कम हो इससे सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। दूसरा पॉइंट, बार बार बंदोबस्त करने की परेशानी से सरकार को छुटकारा मिल गया। देखिए अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था से पहले क्या था कि हर वर्ष उपज का आकलन किया जाता था और उपज का आकलन करने के बाद प्रत्येक वर्ष टैक्स की राशि निर्धारित की जाती थी। तो इससे क्या हो गया कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था आने से बार बार बंदोबस्त करने से सरकार को छुटकारा मिल गया। तीसरा पॉइंट है हमारा, जमींदारों को लाभ हुआ। हम लोग नॉर्मल तरीके से देख भी रहे हैं कि जमींदारों को जब एक निश्चित राशि अदा करनी है तो जमींदार अगर चाहे तो किसानों पर दबाव डालकर अधिक से अधिक राशि वसूल सकता था। इसका मतलब यह है कि जमींदारों को सीधा सीधा इसका लाभ पहुंच रहा था, जिसके कारण 1857 की क्रांति में यह कंपनी का साथ दिया। आपको पता है कि 1857 में भारत में एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था। जब यह आंदोलन छिड़ा तो इस आंदोलन के विफल होने के पीछे भी ये कारण था कि जमींदारों को अंग्रेजी सरकार से काफ़ी लाभ हो रहा था, इसलिए वे लोग 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का साथ दिए थे, भारतीयों का नहीं। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है हमारा, सरकार को निश्चित राशि देनी थी इसलिए भूमि सुधार पर ध्यान दिया जा सकता था। देखिए जब सरकार की राशि फिक्स हो गई तो ज़मींदार अगर चाहे तो कुछ व्यवस्था करके भूमि का सुधार कर सकता था जिससे उपज में वृद्धि हो, क्योंकि उपज अगर बढ़ेगी तो राजस्व भी अधिक प्राप्त होगा। राजस्व अधिक प्राप्त होगा तो सीधा का सीधा फ़ायदा किसको होगा? तो सीधा का सीधा फ़ायदा जमींदार को होगा। तो यह भी इसके एक लाभ में गिना जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसके कुछ दोष को देखते हैं। चलिए देखिए स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के निम्न दोष थे। पहला क्या है? राजस्व की राशि बहुत अधिक बढ़ा दी गई। देखिए जब अंग्रेज़ों ने अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को लाया और राजस्व की राशि निर्धारित कर दी तो उसने जो राशि निर्धारित की वो पहले की राशि से काफ़ी अधिक थी। तो एक ये बोझ पड़ा, या कह सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का यह एक दोष था कि राजस्व की राशि क्या हो गई? बढ़ा दी गई। दूसरा पॉइंट, जमींदार मनमाना कर वसूलते थे। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि जब जमींदार को लगेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलेंगे और वो मेरा मुनाफा होगा तो फिर वे लोग क्या करने लगे? मनमाना कर वसूलने लगे।
क्योंकि सरकार का किसानों पर डायरेक्ट कोई नियंत्रण नहीं रहा था। सरकार अब जमींदार से टैक्स लेगी, जमींदार किसानों से लेगा, तो फिर जमींदार किसानों से ज़्यादा टैक्स लेने की कोशिश करने लगे। तीसरा पॉइंट, निर्धारित तिथि के कारण राजस्व वसूलने के लिए जमींदार कठोर तरीके अपनाते थे। देखिए हुआ क्या, आपको पहले बता चुके हैं कि इस पूरी व्यवस्था का सबसे इम्पॉर्टेंट तथ्य ये है कि अगर जो डेट दिया हुआ है, अगर उस डेट में राजस्व नहीं चुकाया जाएगा तो जमींदारों की ज़मीन नीलाम हो सकती थी। तो डेट के फिक्स हो जाने के कारण जमींदार टैक्स वसूलने के लिए कठोर से कठोर तरीके को अपनाने लगे थे। अगला पॉइंट है, निर्धारित तिथि में राजस्व न चुकाने पर जमींदारों की ज़मीन नीलाम होने लगी थी। अगला पॉइंट है हमारा, सरकार भूमि सुधार पर कोई ध्यान नहीं देने लगा। जब सरकार की आय निर्धारित हो गई, उसे उपज बढ़ने या घटने पर कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, तो फिर सरकार भूमि सुधार पर कोई भी ध्यान नहीं देने लगी और इसका ये नुकसान हुआ कि भूमि सुधार से संबंधित या आप कह सकते हैं कि सिंचाई वगैरह से संबंधित कोई विशेष वृद्धि या विकास इस दौर में नहीं देखा गया। तो यह अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के कुछ दोष हैं। इससे पहले हम लोग लाभ भी देख चुके हैं, तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वह ये है, ग्रामीण बंगाल के क्षेत्र में जोतदार एक ताकतवर हस्ती के रूप में किस प्रकार से उभरे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जोतदार कौन थे। तो जोतदार बड़े किसानों को कहा जाता था। वैसे किसान जिनके पास कृषि के लिए बहुत अधिक भूमि होती थी, वे कृषि मजदूरों से करवाते थे, उन्हें जोतदार कहा जाता था। इसी के बारे में आपको जानना है कि बंगाल के क्षेत्र में, जो ग्रामीण बंगाल का क्षेत्र था, वहाँ जोतदार धीरे धीरे ताकतवर हस्ती के रूप में उभर कर सामने आने लगे। इसके पीछे क्या क्या कारण थे, तो आइए हम लोग इन कारण को समझते हैं। देखिए, फ्रांसीसी चिकित्सक बुकानन, देखिए बुकानन एक फ्रांसीसी चिकित्सक थे जिन्होंने अपने सर्वे में इन बातों को रखा था। तो फ्रांसीसी चिकित्सक बुकानन ने अपने सर्वे में जोतदार का वर्णन किया है। उनके अनुसार उत्तरी बंगाल दिनाजपुर जिले में धनी किसानों को जोतदार कहा जाता था। धनी किसानों को ही क्या कहा जाता था? जोतदार। उनके पास जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा होता था जो कई हजार एकड़ में फैले होते थे। जोतदार के पास बहुत अधिक मात्रा में जमीन होती थी। 18वीं सदी के अंत में जब जमींदार कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, देखिए 18वीं सदी वही दौर चल रहा है जब अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था। तो इस समय जमींदार कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, इसलिए क्योंकि इस समय बंगाल के क्षेत्रों में अकाल पड़ा था। अकाल के कारण किसान टैक्स नहीं दे पा रहे थे, और जब किसान टैक्स नहीं दे पा रहे थे तो जमींदार भी सरकार को टैक्स समय पर नहीं दे पा रही थी। इसकी वजह से जमींदारों की ज़मीनें नीलाम होने लगी थी। देखिए, तब यहाँ जोतदार होगा, तब जोतदार एक ताकतवर हस्ती के रूप में उभर कर सामने आए। जब जमींदार कठिनाइयों का सामना करने लगे तो वही दौर था जब जोतदार एक ताकतवर हस्ती के रूप में उभर कर सामने आए। इसके कुछ प्रमुख कारण रहे हैं जो हम लोग आगे में देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की तरफ। देखिए, जोतदार एक ताकतवर हस्ती के रूप में उभरने के निम्नलिखित कारण थे। जोतदार ताकतवर हस्ती के रूप में उभरे, इसके पीछे निम्न कारण थे। पहला कारण है हमारा, यह जमींदारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली थे। जमींदारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली। कारण क्या था अधिक प्रभावशाली होने का? चूँकि ये किसान थे और एक किसान दूसरे किसान से अधिक लगाव रखता है, इसलिए जमींदार का किसानों पर उतना नियंत्रण नहीं था जितना कि जोतदार का था, इसलिए इसे यहाँ पर प्रभावशाली बताया गया। दूसरा, छोटे किसानों, साहूकारों, व्यापारियों पर इनका सीधा नियंत्रण था। चूँकि ये किसान थे इसलिए इनका साहूकार, व्यापारी और किसान सभी से अच्छा लगाव था इनका। तीसरा पॉइंट,
ये जमींदारों द्वारा बढ़ाई गई राजस्व का विरोध करते थे। क्योंकि यह भी एक किसान थे, इसलिए जब भी जमींदार राजस्व की राशि को बढ़ाता था तो ये छोटे किसानों का सहयोग भी करते थे और जमींदारों का विरोध भी करते थे। चौथा पॉइंट, राजस्व की दर बढ़ाए जाने पर तथा जमींदारों द्वारा बल का प्रयोग करने से। जब राजस्व की दर बढ़ाई जाती थी तब भी, और जब जमींदारों द्वारा बल का प्रयोग किया जाता था तब भी ये छोटे किसान जमींदारों के प्रति क्रोधित हो गए थे। अच्छा, यहाँ बताया गया है कि राजस्व की दर अगर बढ़ाए जाने से और जमींदारों द्वारा बल का प्रयोग करने से छोटे किसान क्या हो गए थे? जमींदारों के प्रति क्रोधित हो गए थे। तो जब ये जमींदारों से क्रोधित हो गए, जमींदारों से नाखुश हो गए, तो ये किनके पास जाते थे? जोतदार के पास जाते थे सहायता के लिए, मदद के लिए। चलिए अगला पॉइंट है, जोतदार छोटे किसानों को जमींदारों के खिलाफ भड़काते थे। इसको ध्यान से समझिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जोतदार क्या करते थे? छोटे किसानों को जमींदारों के खिलाफ भड़काते थे, और वो भड़काते थे इसलिए ताकि उसको भड़का करके और टैक्स देने से मना किया जाए। अगर किसान जमींदार को टैक्स नहीं देगा तो फिर क्या होगा? तो जमींदार सरकार को टैक्स नहीं दे पाएगी। जब जमींदार समय पर सरकार को टैक्स नहीं दे पाएगी तो जमींदार की ज़मीनें नीलाम होने लगेगी, और जब इनकी ज़मीनें नीलाम होगी तो जोतदार जो बड़े किसान थे वो इनकी ज़मीनों को खरीद लेते थे। यानी जमींदारों की ज़मीनें कौन खरीदते थे? जोतदार खरीदते थे। इसलिए ये किसानों को जमींदारों के खिलाफ भड़काते थे। अगला पॉइंट, नीलामी के समय जमींदारों की बेची गई ज़मीनों को जोतदार ही खरीदते थे, जो अभी हम लोग देख चुके हैं। तो ये हमारा था दूसरा प्रश्न, जो यहाँ पर समाप्त हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, जमींदारों ने नीलामी से बचने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? देखिए अभी आप लोगों ने देखा कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में समय पर अगर जमींदार टैक्स को नहीं दे पाते थे सरकार को तो उसकी ज़मीनें नीलाम हो जाती थी। नीलाम होती थी, ज़मीनें कौन खरीदते थे? अधिकतर ज़मीनें जोतदार ही खरीदते थे, ऐसे दूसरे ज़मींदार भी खरीदते थे। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जमींदारों ने नीलामी से बचने के लिए कौन कौन सा तरीका अपनाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आप देखेंगे इसमें कि जब जमींदारों की ज़मीनें नीलाम होने लगी तो उन लोग भी कुछ ना कुछ ऐसे तरीके अपनाने लगे जिससे उसकी ज़मीनें नीलामी से बच जाए। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, जमींदारों ने नीलामी से बचने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, या इसी को एक अलग तरीके से पूछा जाता है, जमींदारों द्वारा अपनी ज़मीनों पर कैसे नियंत्रण किया गया था। तो देखते हैं हम लोग। जमींदार राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी था। इनके पास बहुत बड़ा क्षेत्र या पूरा जिला होता था। अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त द्वारा राजस्व की राशि तय कर दी, जो निर्धारित समय में जमींदारों को चुकानी पड़ती थी। ये हम लोग देख चुके हैं। राजस्व की दर अधिक बढ़ जाने के कारण जब जमींदार निर्धारित समय में अंग्रेजों को राजस्व नहीं चुका पाते थे तो उनकी ज़मीनें नीलाम कर दी जाती थी। देखिए, निर्धारित समय में राशि नहीं चुका पाना, राजस्व नहीं चुका पाने के पीछे एक और रीज़न था कि इस समय में बंगाल के क्षेत्र में अकाल पड़ा था और अकाल के कारण किसान टैक्स नहीं दे पा रहे थे। तो जब किसान टैक्स नहीं दे रहे तो फिर ज़मींदारों के पास टैक्स नहीं आ रहा था, और जब ज़मींदारों के पास टैक्स नहीं आ पा रहा था तो ये अंग्रेजी सरकार को भी टैक्स नहीं दे पा रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसके अगले पॉइंट को देखते हैं। देखिए, नीलामी की प्रक्रिया से बचने के लिए जमींदारों ने निम्न तरीके अपनाए। कौन कौन से तरीके अपनाए, एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले नंबर पे फर्जी बिक्री। फर्जी बिक्री, देखिए नीलामी के समय जमींदारों के एजेंट ऊंची बोली लगाते थे तथा भुगतान के समय पीछे हट जाते थे। जमींदारों ने ज़मीनों को नीलाम होने से बचाने के लिए फर्जी बिक्री करवाने लगे। क्या होता था कि जब जमींदारों की ज़मीनें नीलाम होती थी उस समय ये अपने लोगों को उस नीलामी में बिठा देते थे, और जब नीलामी होती थी तो जमींदार के लोग ही ऊंची बोली लगाते थे, अधिक से अधिक बोली लगाकर ज़मीन को खरीद लेते थे। लेकिन जब ज़मीन के लिए पैसे की भुगतान करनी होती थी उस समय ये गायब हो जाते थे।
इसलिए अंत में ज़मीन नहीं बिक पाती थी और कम दाम में वापस जमींदारों को ही वो ज़मीन बेचनी पड़ती थी। चलिए दूसरा पॉइंट, स्त्रियों के नाम पर स्थानांतरण। देखिए उस समय स्त्रियों के नाम की भूमि नीलाम नहीं की जाती थी, इसलिए जमींदार अपनी कुछ भूमि अपनी माँ तथा पत्नी के नाम कर देते थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट तरीका हो गया उन लोगों के लिए कि वही लोग क्या करते थे, जमींदार अपनी कुछ ज़मीन को अपनी माँ और अपनी पत्नी के नाम पर स्थानांतरित कर देते थे, क्योंकि स्त्रियों के नाम के जो भूमि होती थी, जो महिलाओं के नाम पर भूमि होती थी, उसे नीलामी में नहीं लाया जाता था, क्योंकि महिलाओं के नाम की भूमि कोई भी नीलामी में खरीदना नहीं चाहते थे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है हमारा ताकत का सहारा। यदि कोई बाहरी खरीदार नीलामी में ज़मीन खरीद लेता था तो जमींदार के लठैत, जिसे लठियाल भी कहा जाता था, उन्हें मार पीट कर भगा देते थे। देखिए अगर कोई बाहरी व्यक्ति या कोई बाहरी ज़मींदार किसी ज़मींदार की ज़मीन को खरीद लेते थे और जब वो आते थे, गांव में प्रवेश करते थे, तो पुराने ज़मींदार के जो लठियाल होते थे वे उन्हें मार पीट कर भगा देते थे। यानी ताकत का सहारा लेकर के भी ये उन लोगों को भगा देते थे और अंत में वह उस ज़मीन पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाते थे। तो अंत में क्या होता था कि पुराने ज़मींदार को ही वह ज़मीन वापस से बेचनी पड़ती थी, और वो भी कम दाम में। चौथा पॉइंट हमारा स्थानीय लोगों का लगाव। देखिए छोटे किसान पुराने ज़मींदारों को अपना अन्नदाता मानते थे, इसलिए वे नए मालिकों को खेतों में प्रवेश करने नहीं देते थे। जो छोटे किसान होते थे, जमींदारों की ज़मीन पर खेती करते थे, वे लोग जमींदारों को क्या मानते थे, अन्नदाता, यानी ईश्वर का दर्जा देते थे। और जब उनकी ज़मीनें बिक जाती थी और कोई नए मालिक आते थे, जब वो खेतों में प्रवेश करते थे, तो छोटे किसान अपने हाथों में हथियार लेकर पहुंच जाते थे और वह नए मालिक को उस खेत में प्रवेश नहीं होने देते थे। क्यों? क्योंकि वो पुराने ज़मींदार को अपना अन्नदाता मानते थे। तो यह भी एक कारण रहा। अभी हम लोग 4 कारण देख चुके हैं, तो इसलिए हम लोग निष्कर्ष स्वरूप लिख सकते हैं, चूँकि 5 नंबर का ही क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखेंगे। निष्कर्ष स्वरूप आप लिख सकते हैं इस प्रकार, विभिन्न तरीकों द्वारा जमींदार अपनी ज़मीनों पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास करते थे। कई बार इतना प्रयास करने के बावजूद भी उनकी ज़मीनें नीलाम हो जाती थी। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। ये पार्ट 1 यहाँ पे समाप्त होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग जब बढ़ेंगे तो हम लोग पार्ट 2 में बाकी जो प्रश्न बच गया है इसका, उसको पार्ट 2 में देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक सेशन लेकर के आएंगे जिसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे और 3 नंबर वाले भी प्रश्न देखेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।